एक पत्नी जो अपने मुर्दा पति पर रोजाना गंगा जल डालकर उसको धुलती थी और रोज शाम को उसके कपड़े उतारकर उसके ऊपर सोती थी। लेकिन एक रात जब वो उसके कपड़े उतारकर उस पर सोती है तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब वही बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर वो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती थी। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर क्राइम शो। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के रावतपुर इलाके की, जहां पर एक दीक्षित नामक लड़का रहा करता था। दोस्तों, वो लड़का बैंक के अंदर काम करता था और दोस्तों बैंक के अंदर जब वो काम करने जाता था तो उसकी एक दिन मुलाकात होती है एक रेखा नामक लड़की से, जिससे वो रोज मुलाकात करता है और धीरे धीरे वो मुलाकात प्यार और मोहब्बत में बदल जाती है। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत पता नहीं कब इतनी परवान चढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से घर वालों की इजाजत से शादी कर लेते हैं और अब बारी आती है उन दोनों की शादी करने के बाद कहीं पर सेटल होने की। इसी को देखते दीक्षित भरपूर कोशिश करता है और उसे उसकी कोशिश का फल भी मिल जाता है। दरअसल उसको शहर के अंदर एक बैंक में नौकरी मिल जाती है। अब बारी आती है उन दोनों का गांव छोड़कर शहर में जाने की। उन दोनों के माता पिता उनको इजाजत दे देते हैं और वो शहर में सेटल हो जाते हैं। दरअसल वो एक घर वहां पर लेते हैं जो शहर की आबादी से थोड़ा दूर होता है, लेकिन वो उस घर के अंदर खुश होते हैं और काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। दीक्षित रोजाना अपनी नौकरी पर जाता है और शाम को रोजाना घर पर आता है और अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब दीक्षित अपनी नौकरी पर जाता है तो वहां से वो लौट कर नहीं आता है। रेखा इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है और वो दीक्षित को बार बार फोन करती है, लेकिन दीक्षित उसका एक बार भी फोन नहीं उठाता है। दरअसल दोस्तों, बैंक वाले उसको घर जाने की छुट्टी दे देते हैं, लेकिन दीक्षित अपने घर नहीं पहुंचता। रेखा इस बात को लेकर काफी परेशान तो होती है, लेकिन वो ये सोचकर अपनी रात बिता देती है कि कहीं दोस्तों के साथ या कहीं पर वो रिश्तेदारी में रुक गए होंगे। लेकिन दोस्तों, रेखा की जो सब्र की हद होती है वो बिल्कुल पार हो जाती है। वो सुबह उठते ही अपने पति को वापस कॉल लगाती है, लेकिन इस बार और उसको हैरान कर देने वाली चीज होती है कि उसके पति की कॉल लगती ही नहीं है। दरअसल उसके पति का फोन अब स्विच ऑफ हो जाता है। रेखा इस बात को लेकर और ज्यादा परेशान होती है और वो सीधी जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वो अपने पति की लापता होने की वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती है। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ही रहा था तो पुलिस वाले के पास एक फोन आता है और उस पर उधर से एक आवाज आती है कि सर, शहर के बाहरी इलाके में एक आदमी पड़ा हुआ है जो ना तो जिंदा है और ना ही मरा हुआ है। पुलिस इस बात को सुनकर फौरन उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो आदमी होता है और उस आदमी को वहां से उठाकर लाती है और रेखा को उसको दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा पति ये तो नहीं है। तो रेखा उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल दोस्तों, वो वही दीक्षित होता है जो रेखा का पति होता है। पुलिस वाले दीक्षित को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स दीक्षित को मृत्यु घोषित कर देते हैं। जब ये खबर रेखा के कानों तक जाती है तो रेखा उस चीज को लेकर इतनी ज्यादा रोती है और इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। दोस्तों, बारी आती है दीक्षित के अंतिम संस्कार की। डॉक्टर्स जो दीक्षित का शव था उसको उसके परिजनों के हवाले कर देते हैं और वो रेखा अपने पति की उस शव को लेकर अपने घर चली जाती है और साथ ही जो उसके माता पिता थे उनको भी वहां पर बुला लेती है। दरअसल दोस्तों, जब माता पिता उसके अंतिम संस्कार के लिए कहते हैं तो रेखा उनको मना करती है और कहती है कि मेरा पति अभी मरा नहीं है, मेरे पति की अभी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो जिंदा है। वो कोमा में चला गया है, कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद से वापस अच्छी जिंदगी जीने लगेगा और हम दोनों इसी तरह से मिलजुल कर रहेंगे। दीक्षित के जो माता पिता होते हैं वो बेचारे अनपढ़ होते हैं और वो ये बात सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, ये कहकर कि बेटी इसका अच्छे से ख्याल रखना। और रेखा अपने पति के साथ रोजाना सुबह 4 बजे उठती है और गर्म पानी से कपड़े भिगोकर उसकी सफाई करती है और रात को सोते टाइम उसके कपड़े निकालकर उसके साथ सोती थी।
ये मामला लगभग 18 महीने तक चलता रहा और इसी तरह से ये कोरोना का टाइम आ जाता है और कोरोना के टाइम पर एक टीम जो निरीक्षण सर्वे कर रही थी घर घर जाकर, उनका पहुंचना उस घर के अंदर होता है जो रेखा और दीक्षित का घर था। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक गंदी बदबू आती है जिसकी वजह से वो उस घर में जाने से रुक नहीं पाते। वो अपने आप को उस घर के अंदर ले जाते हैं और वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पर एक लाश पड़ी हुई है जिसकी हड्डियां गली हुई है, जिसका मांस खत्म हो चुका है और उसके अंदर से इतनी गंदी बू आ रही है कि इतना भी मुनासिब नहीं है। जब वो रेखा से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि ये मेरे पति हैं जो कोमा में चले गए हैं और ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर से हम अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। दरअसल दोस्तों रेखा ये बात इसलिए कहती है क्योंकि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी होती है। दोस्तों डॉक्टर्स उसको काफी मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। फिर आखिर में दोस्तों डॉक्टर्स उससे एक बहाना लगाते हैं कि तुम्हारे पति का हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से इलाज किया जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह कहकर वो उसके पति को वहां से ले जाते हैं और उसके माता पिता को बुलाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और उस रेखा को, जिसका दिमागी संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका था, उसको पागल खाने के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों आज की कहानी का एंड बस यहीं पे होता है, लेकिन दोस्तों फिर से वही सवाल कि आखिर जो उस लड़की ने किया वो गलत था या सही। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या उसका ये करना सही था या गलत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन इंशाल्लाह नई और चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक को। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।